यहाँ पर मैं चैप्टर नंबर 1 आपको रिवाइज करवाता हूँ बहुत ही फास्ट ट्रैक मैनर में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट किसको बोलते हैं। तो जहाँ पर प्रॉफिट को बढ़ाने पर और कॉस्ट को घटाने पर केवल फोकस हुआ करता था, इसीलिए कॉस्ट कंट्रोल ही एकमात्र रास्ता बचता था, जिसके हिसाब से आप स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट का वेरिएंस निकालते थे। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल करने के चक्कर में क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाती थी, और क्वालिटी कंप्रोमाइज होने से आपका सेल घट सकता था, कस्टमर घटते थे, मार्केट शेयर घटता था और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पे उसका इफेक्ट पड़ता था। और जो आपका ये जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट होता है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव पर फोकस करता था। रिएक्टिव अप्रोच यानी कि डिटेक्टिव कंट्रोल की तरह अंत में पता चलता था और रिएक्ट करता था अकॉर्डिंगली। यानी कि यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, ये सब क्यों किया जाता था? कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। मैं आपको फिर से बता दूं, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में प्रॉफिट बढ़ाना और कॉस्ट घटाना मेन मकसद होता था, जिसके लिए कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता था। यानी कि यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती थी जिससे आप स्टैंडर्ड और एक्चुअल को यानी कि अकाउंटिंग डाटा को केवल देखते थे कि पिछले साल का प्रॉफिट आपका 80 है तो इस साल का प्रॉफिट आपका 100 होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली वेरिएंस एनालिसिस करते थे। और आपके लिए इसकी वजह से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती थी, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट होता था, उसकी वजह से रिएक्टिव अप्रोच हुआ करता था, यानी कि डिटेक्टिव कंट्रोल, अंत में पता चलता था परिणाम आपको। और जो इंटरनल फोकस जो होता था केवल मात्र यहाँ पर देखा जाता था, केवल अपना और अपना देखा जाता था। मार्केट में क्या चल रहा है, इन्वायरमेंट क्या है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है, वो सब नहीं देखा जाता था। यानी कि ओवर रिले हुआ करता था अकाउंटिंग डाटा पे। यानी कि अभी अभी मैंने बोला कि पिछले साल 80 का प्रॉफिट तो इस साल 100 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते थे। कॉस्टिंग मेथड यानी कि रिलेवेंट इरिलेवेंट कॉस्टिंग, इन सब बातों पे गौर नहीं करते थे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर का रिक्वायरमेंट का तो कोई वैल्यू ही नहीं हुआ करता था। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर क्या हुआ होता था, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में ये सारे लिमिटेशंस में आपको पढ़ने को मिलेंगे। यानी कि इग्नोर कॉम्पिटिटिव मार्केट ग्रोथ एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट, एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन, डायनामिक मार्केटिंग को इग्नोर करते थे। ठीक है, और उसके बाद इंप्रूव करने पर कम फोकस, रिएक्टिव अप्रोच और शॉर्ट टर्म आउटलुक, ये सब उसके लिमिटेशंस थे। अब स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का जन्म इसीलिए होता था, यानी कि यहाँ पर बोला गया कॉस्ट को तो मैनेज करना भाई साहब तेरे को, लेकिन स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना है। कैसे? तो यहाँ पर बोलता है कि सप्लायर से बात करो, जैसे कि डीमार्ट वाला डायरेक्ट सप्लायर से बात करता है और हाई क्वांटिटी में मंगवाता है, इसलिए सुपरमार्केट का प्राइस सस्ता होता है। लीन सिस्टम या टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम लगाओ, या कई सारे स्ट्रैटेजिकली मैनेज करने के रास्ते हो सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी बनाओ। यहाँ पर बात करते हैं कि टारगेट परफॉर्मेंस था। यहाँ पर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की खासियत ये थी कि टारगेट आपका परफॉर्मेंस हुआ करता था, प्रॉफिट टारगेट नहीं है। यानी कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपको प्रॉफिट होता था। यहाँ पर स्ट्रैटेजिकली कॉस्ट को मैनेज किया जाता है, जिसमें क्वालिटी को बराबर आपको रखना है, मेंटेन रखना है या फिर इंप्रूव करना है। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होते थे। जो स्ट्रैटेजी बनाते हो आप, उसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दो तरीके से होते हैं। या तो आपका अलग प्रोडक्ट बनाओ, जैसे कि एप्पल अलग प्रोडक्ट बनाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी लाओ, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करो, दूसरों को खुद को दूसरों से बेटर साबित करो प्रोडक्ट को। उसके बाद लो कॉस्ट एडवांटेज, दूसरा बात है लो कॉस्ट एडवांटेज, यानी कि आप यहाँ पर कॉस्ट लीडरशिप या टारगेट कॉस्टिंग किसी भी तरह करके लो कॉस्ट रखो। ये सारी स्ट्रैटेजी बनाई जाती थी जिससे सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता था। अब जो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग, यहाँ पर देखो वर्ड है स्ट्रैटेजिक पोजीशन, यानी कि अपना करंट पोजीशन से फ्यूचर पोजीशन पे जाने के लिए तुम अभी जो हो और आने वाले टाइम में जो बनना चाहते हो, उसके बीच में जो गैप है उसको स्ट्रैटेजिकली आप जो है ना इस तरह से करो कि आपका गैप को आप भर सको और सक्सेस को पा सको। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टाइप का कुछ मिलेगा। वैल्यू चेन एनालिसिस, आपको पता है कि कई सारी एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, हो सकता है एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी का इनपुट हो, यानी कि आप सारे एक्टिविटी का वैल्यू चेन एनालिसिस करोगे और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को आपको हटाना यहाँ पर मकसद होता था। अब जहाँ तक बात आती है कि यहाँ पर बताया गया है क्या चीज़, यहाँ पर बोला गया है कि आप जो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट करते हो उसको किस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पर बोलता है कि फॉर्मेटिंग स्ट्रैटेजी, सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी बनाओ, तुमको कॉस्ट घटाना तुम्हारा स्ट्रैटेजी है या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना तुम्हारा स्ट्रैटेजी है। उसके बाद उस स्ट्रैटेजी को क्या करो, सबको कम्युनिकेट करो, यानी कि अपने स्टाफ लोगों को, जो कमिटी लोग, मीटिंग करो और उसके बाद उनको बताओ। बताने के बाद आप एनालिसिस करो और इंप्लीमेंट करो अकॉर्डिंगली, और मॉनिटर करते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, और उसके बाद फाइनल टैक्टिक्स डेवलप करो जिसको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया जाएगा। वो आप इस तरह से
ये स्टेप्स होते हैं आपके स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के। ठीक है, अभी यहीं पर बात करते हैं नेसेसिटीज। आप इसको एक बार जो है ना रीड कर लेना, अभी तक जो हम लोगों ने देखा उससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रैटेजिक कॉस्टिंग में डिफरेंस देखते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग शॉर्ट टर्म और स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म पर ध्यान देता है। फोकस कॉस्ट पर जो है कॉस्ट घटाने पर फोकस होता है, केवल इंटरनल सोचते हैं ये लोग, लेकिन ये कॉस्ट के साथ घटाने के साथ साथ क्वालिटी को भी मेंटेन यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल फोकस रखते हैं, कस्टमर की वैल्यू को भी समझते हैं। ठीक है, उनको क्या चाहिए होगा, ठीक है, उनको आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, टाइमली डिलीवरी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी चाहिए, सस्ता रेट चाहिए, ये सब कस्टमर की उम्मीदें होती हैं। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कॉस्ट ड्राइवर कंसेप्ट में, यहाँ पर वॉल्यूम बेस्ड यानी कि ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से सीधा डिवाइड करते थे आप, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में आता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर आप केवल अकाउंटिंग डाटा पर फोकस करते थे और ऑब्जेक्टिव होता था स्टोर कीपिंग, ये सब पर ये जो कॉस्ट है उसको घटाने के तरीके मतलब आप ढूंढते रहते थे। लेकिन यहाँ पर बोलता है कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यह आपके पास एक बहुत अच्छा रास्ता है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट करने का। यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन प्राइमरी ऑब्जेक्ट था और यहाँ कॉस्ट रिडक्शन के साथ साथ आपकी वैल्यू भी मेंटेन रहनी चाहिए कस्टमर की नज़रों में या बढ़नी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि नो रिस्क ये सोचता था, लेकिन ये यहाँ पर बोलता है रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा एज पर चेंज इन एनवायरनमेंट। ये डेल्टा साइन यानी कि चेंज इन एनवायरनमेंट मैंने करके बोला है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आगे बात करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। तो तीन प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस और वैल्यू चेन एनालिसिस। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि पोजीशन यानी कि स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का ये कंपोनेंट है। करंट पोजीशन से एक्सपेक्टेड पोजीशन पर आप जाना चाहते हो तो सबसे पहले गैप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर वो जो फैक्टर्स होते हैं, गैप होता है, उसको स्ट्रैटेजिकली आपको पूरा करना पड़ेगा। कैसे? एक्सटर्नल इंपैक्ट एनालिसिस से और ओवरऑल इन्वायरमेंट एनालिसिस से, यानी कि आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, और एक्सटर्नल इंपैक्ट यानी कि कंपटीशन वगैरह सब क्या है, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है, इस तरीके से आपको पोजीशन का पता लगाना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू कल्चर एंड सिस्टम को समझना पड़ेगा, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट को भी समझना पड़ेगा और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी समझना पड़ेगा और सिस्टम एंड कल्चर को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल एनालिसिस करने के लिए आप पेस्ट कंट्रोल यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर है, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और लीगल फैक्टर्स को देख सकते हो। अब बात करते हैं कि पोर्टर्स के 5 फैक्टर्स भी इसको बोले जाते हैं। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस क्या होता है। तो आपका यहाँ पर अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट होता है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। यहाँ पर आप क्या करते हो कि रीजन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का रीजन क्या है, यानी कि जैसे सेटअप कॉस्ट है तो सेटअप कॉस्ट में नंबर ऑफ सेटअप यानी कि उसका कॉस्ट ड्राइवर निकालते हो। कॉस्ट ड्राइवर आपने कहाँ पे सुना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सुना है। ये दो प्रकार के कॉस्ट ड्राइवर होते हैं, एक स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर। अभी ये जो कॉस्ट होते हैं एक प्रकार का मैंडेटरी कॉस्ट होता है, यानी कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, जैसे कि सेटअप कॉस्ट। एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर यानी कि आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तभी वो खर्चे लगेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका अगर मैनेजमेंट के डिसीजन पे डिपेंड करता है इंस्पेक्शन करना है या नहीं करना है। ठीक है, कॉस्ट ड्यू टू जो ऑपरेटिंग डिसीजन मैनेजमेंट का होता है, ये इसको ऑपरेशनल कॉस्ट या फिर आप एग्जीक्यूशनल कॉस्ट भी कह सकते हो, जो कि मैनेजमेंट के डिसीजन पर निर्भर करता है। ये स्ट्रक्चरल कॉस्ट नहीं होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में। वैल्यू चेन क्या होता है, जैसे कि आपका एक्टिविटीज़ 1 है, एक्टिविटीज़ 2 है, एक्टिविटी 3 है। इसमें मान लीजिए कि एक एक्टिविटी 2 है, ये नॉन वैल्यू एडेड है तो आप इसको इग्नोर करते हो। यहाँ पर कॉस्ट कम और क्वालिटी सेम लेवल पर या फिर इंप्रूव करने का मेन मकसद होता है। ये भी आपका स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट होता है। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है और बात होती है कि आपका जो पोर्टर ने बताया था, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया था सारे एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करो। आपने आइडेंटिफाई कर लिया एक्टिविटी 1, 2 और 3। उसके बाद फिर स्टेप 1, स्टेप 2 में आप पोर्टर के हिसाब से एक्टिविटी को प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी में डिवाइड करो। बाद में वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड को देखना और नॉन वैल्यू एडेड को हटा देना, यानी कि नॉन वैल्यू एडेड को एलिमिनेट करना या फिर फोकस करना वैल्यू एडेड पर। अब ये प्राइमरी और एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, ये हम लोग बड़े ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, आप सप्लायर से खरीदते हो, क्या खरीदते हो, रॉ मेटेरियल खरीदते हो। फिर वो आपके फैक्ट्री में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर होता है, फिर फिनिश गुड्स को वेयर हाउस में रख देते हो और वहां से कस्टमर को सेल होता है। तो ये सारी एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी होती है। जब आप खरीदते हो, रॉ मटेरियल आपके पास आएगा तो इनवर्ड सप्लाई होगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक जिसको आप बोलोगे, जिसमें आप रिसीव, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोर इन
चीज़ों पर ध्यान दोगे। जहाँ तक फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर इनपुट से आउटपुट में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पर आउटबाउंड लॉजिस्टिक में कलेक्शन, स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक में। उसके बाद लास्ट में कस्टमर को पहुंचेगा। कस्टमर के पास क्या क्या जरूरी है, आपका एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सेटअप करना। तो ये सब प्राइमरी है जिस पर आपको फोकस करना है। अब केवल प्राइमरी से तो चलेगा नहीं। जब रॉ मटेरियल सप्लायर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको उसके लिए सपोर्टिंग एक्टिविटी यानी कि सपोर्टिंग एक्टिविटी लगेगी। इसी को सेकेंडरी एक्टिविटी कहा गया है, जिसमें बोला गया है प्रोक्यूरमेंट, रॉ मटेरियल को तो आप प्रोक्यूर करोगे ही, ठीक है, प्रोक्यूरमेंट बोला गया है। दूसरा बोला गया है एचआर मैनेजमेंट, किसके लिए, जब आपका फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा तो आपको लगेगा लेबर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तरह तरह की मशीन एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये सपोर्टिंग एक्टिविटीज है। अब जहां तक बात करते हैं कि वेयर हाउस में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ेगा, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ठीक है, तो ये सारे सेकेंडरी एक्टिविटीज होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपने प्राइमरी एक्टिविटी में देखा इनबाउंड लॉजिस्टिक, ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल खरीदा, फिर प्रोडक्शन किया, उसके बाद उसको वेयर हाउस में रखा और उसके बाद में कस्टमर को मार्केटिंग एंड सेल्स किया और आफ्टर सेल सर्विस, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज हो जाते हैं। उसके बाद जहां तक बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज आपका रिलेटेड होता है सपोर्टिंग एक्टिविटी। रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने में आपको सपोर्टिंग एक्टिविटी लगा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन के टाइम में आपको टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी, और फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा ओवरऑल प्रोडक्ट को मेंटेन करने में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक को वर्क कराने में। अब जहां तक बात करते हैं कि आपका यहाँ पर वैल्यू चेन एनालिसिस की जहां तक हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने देखा कि वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जिसके लिए आप क्या करते हो, एक्टिविटी में बांटते हो 1 2 3, ठीक है, उसमें भी वैल्यू एडेड है या नॉन वैल्यू एडेड है वो बाद में देखते हो प्राइमरी सेकेंडरी के बाद। तो स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क तैयार करना और वैल्यू एडेड फॉर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। अब यहाँ पर कहानी आती है स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क क्या क्या होता है वैल्यू एनालिसिस के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले बोला कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को एनालिसिस करो, यानी कि इंडस्ट्री के बारे में पहले जानो। जिस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हो, कोचिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, या फिर सीमेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, या फिर जिस इंडस्ट्री में भी आप काम करना चाहते हो, फिर अपना कोर कॉम्पिटेंस यानी कि तुम्हारी खासियत क्या है उस पर तवज्जो दो कि तुम्हारी खासियत क्या है, तुम्हारी क्वालिटी क्या है। उसके बाद फिर सेगमेंट एनालिसिस करो कि किस सेगमेंट में तुमको जाना है, ठीक है, किस मार्केट सेगमेंट में तुमको जाना है। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री की बात करते हैं। यहाँ पर बोलता है कि किस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हो पहले ये डिसाइड करो। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि वैल्यू चेन एनालिसिस में बात करते हैं हमारी इंडस्ट्री के बारे में। हमारी इंडस्ट्री में कौन कौन से लोग होते हैं जरा हम बात करते हैं। सबसे पहले सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले डिपेंड करता है सप्लायर। मान लीजिए सप्लायर है किसका, डीमार्ट का सप्लायर है, तो डीमार्ट कंपनी है, उसके बाद ये प्रोडक्ट आता है और प्रोडक्ट कस्टमर के पास चला जाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी जो है ना प्रोडक्ट की बात यहाँ पर अगर करते हो तो अब यहाँ पर उसकी तरफ से आते हैं। तो सबसे पहले सप्लायर का बार्गेनिंग पावर, अगर बहुत कम सप्लायर है तो वो ज़्यादा प्राइस ही रखेंगे और आप उस प्राइस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करेगा क्योंकि मार्केट में उस चीज़ के सप्लायर ही बहुत कम है, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में आपको पता है कि कोका कोला और पेप्सी कंपनी है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम लोग मानते हैं तो ये आपका नेगेटिव फैक्टर है, कम बार्गेनिंग पावर सप्लायर का होना। लेकिन अगर बहुत सारे बार्गेनिंग पावर है, मिनी सप्लायर्स है, तो हाई बार्गेनिंग पावर होगा, प्राइस भी कम होगा और आपसे बार्गेन भी करेगा ज़्यादा, ठीक है। तो सप्लायर स्विच करना ईजी हो जाएगा अगर ज़्यादा सप्लायर है। तो अगर ज़्यादा सप्लायर नहीं है तो क्या करोगे, फिर कंपनी का क्या है, यहाँ पर कंपनी का नए एंट्री का डर रहता है। उसके बाद सब प्रोडक्ट के केस में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का डर रहता है। ये हम लोग क्या देख रहे हैं इंडस्ट्री में, मतलब कंपनी को डर रहता है नए लोग भी इंडस्ट्री में आ जाएंगे, प्रोडक्ट को डर रहता है कि नए सब्स्टिट्यूट भी आ जाएंगे। ये एनालिसिस करना है इंडस्ट्री को। और कस्टमर में देखना है कि बार्गेनिंग पावर कितना है, अगर ज़्यादा है तो हमारे लिए नेगेटिव फैक्टर है, कम है तो हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर है। इसको आपने क्या बोला, इसको बोला आपने इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस इस तरीके से आपने समझा। तो यानी कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, नई एंट्री का डर, उसके बाद जो है ना सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का डर, और उसके बाद बायर का बार्गेनिंग पावर, ये सारी बातें जो है ना आपने इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में जाना, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट्स जो हैं ये हैं, आपको एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ पर किया हुआ है। अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, हम बात करते हैं ये केस सिनेरियो वगैरह सब मैं बाद में आपको डिस्कस करके दूंगा। उसके बाद बात करते हैं कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस की, यानी कि आपका यूनिक स्किल या नो हाउ वगैरह सब क्या है, आपका स्किल क्या है कस्टमर की नज़रों में जो आपकी वैल्यू को बढ़ा सके, उसी को कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री के बारे में जाने के बाद वैल्यू चेन एनालिसिस में कोर कॉम्पिटेंस के बारे में जाना, यानी कि आपका कस्टमर कितना सेटिस्फाइड होगा, इंड प्रोडक्ट बेनिफिट ये है आपके। उसके बाद एक्सेस टू वैरायटी ऑफ मार्केट, यानी कि व्हाट्सअप देखो सब तक एक्सेस किया गया है। फिर बोलता है कि डिफिकल्ट फॉर
तो आपको आपके बराबरी कर पाना कंपटीटर के लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, देखो यूट्यूब जैसा, गूगल सर्च इंजन जैसा कोई दूसरा आ पा रहा है क्या? नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब उसका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दो सोर्स से आता है, एक तो तुम्हारे रिसोर्सेज से और दूसरा तुम्हारी कैपेबिलिटी से। जैसे कि यूट्यूब के पास बिग डाटा का कंसेप्ट है। बिग डाटा का कंसेप्ट ऐसे बिग डाटा के कंसेप्ट है, बिग डाटा गूगल में आप सर्च करना क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सेस एंड रिट्रीव करना की कैपेबिलिटी है, यानी कि दो बातों पर निर्भर करती है। क्या चीज? कोर कॉम्पिटेंस। उसके बाद बात करते हैं कोर कॉम्पिटेंस आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में, आपको ऑब्वियसली कॉम्पिटेटिव एडवांटेज तो ये आपको देगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोर कॉम्पिटेंस कैसे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देता है, अगर ये करंट बिजनेस के लिए वैलिड है। अगर आप पहले देखोगे सबसे पहले कि हमारा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देगा क्या दूसरे बिजनेस में, तो अगर करंट बिजनेस के लिए वैलिड है तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है आपका क्या उसके लिए फिजिबल है। अगर उसके लिए फिजिबल है तो बराबर उस पर भी आप लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, कोर कॉम्पिटेंस को रिकॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन वगैरह बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको डर के रहने की ज़रूरत है, ताकि आपका जो कोर कॉम्पिटेंस है वो वाइबल ओवर द टाइम रह सके। इसीलिए आप नए नए वैल्यू चेन एनालिसिस करने के रास्ते को ढूंढो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेगमेंट एनालिसिस की, यानी कि यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है सेगमेंट का लोकेशन, प्रोडक्ट और कस्टमर वाइज सेगमेंट में आपको डिवाइड करना है, लोकेशन वाइज, प्रोडक्ट वाइज या फिर कस्टमर वाइज, या कोई भी और तरीके से सेगमेंट एनालिसिस आप कर सकते हो। उसके बाद आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज मैट्रिक्स हमने बनाया, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, उसका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर में जाना है, होलसेल में जाना है या रिटेल में जाना है, ठीक है। तो ये सब देखोगे आप, प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो सेगमेंट, ये जो आपको सेगमेंट जो है वो देखना है। उसके बाद जो है ना अलग अलग तरीके से सेगमेंट देखा है, प्रोडक्ट वाइज, मार्केट वाइज और लोकेशन वाइज। उसके बाद एनालिसिस सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस किसमें आपका अच्छा रह सकता है, उसके की सक्सेस फैक्टर क्या क्या होते हैं जिस पर आप डिपेंडेंट हो, और उसके बाद जो है ना स्कोप क्या है, ठीक है, वो सब देखना है। फिर यहाँ पर बात करते हैं सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो यानी कि यहाँ पर बात करते हैं सुपीरियर बनने के लिए आपको क्या होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि कैसे सर्वाइव करना है, तो कस्टमर को एक्सपेक्टेशन को पूरा करना और कंपटीशन में बराबर खरा उतरना उसी मार्केट प्राइस पे अगर हम दे पा रहे हैं तो यानी कि हम सर्वाइव कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका जो यहाँ पर बात आती है वो दो बातों पर, फैक्टर पर डिपेंड करता है। क्या चीज़? सुपीरियर परफॉर्मेंस, आप सुपीरियर हो ये आपको साबित करना है, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंशियल एडवांटेज, यानी कि एप्पल मोबाइल की तरह आप सबसे डिफरेंट वैसा साबित कर पाओगे। दूसरा लो कॉस्ट एडवांटेज, डीमार्ट की तरह आप लो कॉस्ट पे प्रोवाइड कर पाओगे, ठीक है, मार्केट से बहुत सस्ते रेट पर, ठीक है। तो ये दो प्रकार के एडवांटेज होते हैं यहाँ पर बताए गए हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो डिफरेंशिएशन एडवांटेज में प्रोडक्ट एडवांटेज, तो यानी कि आपको किस तरह से टेक्निक क्या होता है आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव करने का। आप सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ, विशेष इनोवेशन करके कुछ लाओ, और उसके बाद कस्टमर आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा दो। ये सारे तरीके आपके होते हैं, जिसमें मुख्य तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। आप कंपटीटर से सुपीरियर, बेटर खुद को साबित कर दो, आफ्टर सेल सर्विस अच्छा दे दो। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि आपके पास वैरायटी के प्रोडक्ट रेंज होने चाहिए, तरह तरह के होने चाहिए। सुपीरियर पैकिंग आप कर दो, बेटर पैकिंग कर दो, तभी भी आपका इज्जत बढ़ जाएगा। ब्रांड वैल्यू बना दो, तभी भी आपका इज्जत बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लो कॉस्ट एडवांटेज में यहाँ पर बोला, लो कॉस्ट का मतलब दूसरों से रिलेटिव लो कॉस्ट, यानी कि आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा अगर आप कम प्राइस चार्ज करते हो डिमांड एंड सप्लाई रूल के हिसाब से। उसके बाद यहाँ या फिर आपको कम से कम गुड्स एंड सर्विस जो भी आप प्रोवाइड करते हो आपको मैच कराना है प्राइस मार्केट प्राइस से, ठीक है, कंपटीशन में मैच कराना है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी बातें बताई गई है। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है और हम बात करते हैं कि वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप असेसमेंट करना चाहते हो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपका कैसा है, उस बात को असेसमेंट करने के लिए आपके क्या रास्ते होते हैं। जैसे कि आप इनकम टैक्स में पढ़ते हो, सेक्शन 143 का 3 में स्क्रूटनी असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 147, 144, ठीक है। तो ये सारे असेसमेंट वगैरह सब आप जो करते हो, तो आप यहाँ पर बात करते हैं कि हम लोग अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को भी असेसमेंट कर रहे हैं। इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस और वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस, तीन तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, असेसमेंट करना है तो इंटरनल लिंकेज एनालिसिस करते हैं। असेसमेंट करने के दौरान आप देखते हो मेक और बाई वाला रूल, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस करते वक्त में आपको बोलता है कि सारे प्रोडक्ट के हिसाब से तुम प्रोसेस में डिवाइड करो, आइडेंटिफाई वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, फर्म वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस को आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है। वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4। उसके बाद फिर बोलता है कि उसको प्रोडक्ट वाइज
जो उसका प्रोडक्ट वाइज जो कॉस्ट है ना उसको उस प्रोसेस में डिवाइड करो, ठीक है, अपॉर्शन करो। जैसे प्रोडक्ट ए का 14,000 टोटल कॉस्ट था, तो ये प्रोसेस 4,000 का, ये प्रोसेस 2,000 का, ये प्रोसेस 7,000 का, और ये प्रोसेस 1,000 का लगा। फिर लास्ट में बोलता है कि प्रोसेस का टोटल करके उसको कॉस्ट ड्राइवर से उसके डिवाइड करो, ठीक है। अब यही बात यहाँ पर मिलेगी, आइडेंटिफाई द फर्म्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस, हमने आइडेंटिफाई कर लिया 1 2 3। उसके बाद फिर क्या किया, प्रोडक्ट ABC के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसके टोटल कॉस्ट को टू ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई किया हमने हर प्रोसेस का कॉस्ट ड्राइवर, और अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेशन कर दिया। उसके बाद हमने जो प्रोसेस 1 2 3 था उसके बीच में लिंकेज निकाला कि क्या किसी प्रोसेस को हम इग्नोर कर सकते हैं या कोई दूसरा रास्ता है कॉस्ट रिडक्शन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इवेल्युएट द अपॉर्चुनिटी ऑफ अचीविंग रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज। रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज मतलब हम लोग ऐसे अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे, रिलेटिव मतलब कॉम्पिटिटर से जो हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि उसके कंपैरिजन में हम कम दे पा रहे हैं। दूसरा हम लोगों का असेसमेंट है इंटरनल डिफरेंशिएशन, जो है ना आपका एनालिसिस। यहाँ पर हम लोग इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस में क्या करते हैं, कस्टमर वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि कॉस्ट, क्वालिटी, टाइम आफ्टर सेल सर्विस, इन सब चीज़ों से कस्टमर की नज़रों में हमारी इज्जत बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है। तो हम डिटरमाइन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कस्टमर को चाहिए होगा, सस्ता कॉस्ट, अच्छी क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सब वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस को हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया। अब हम बात करते हैं कि इवेल्युएट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी फॉर इनहांसिंग कस्टमर वैल्यू, यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी कस्टमर वैल्यू को हम लोगों का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, हमारा प्रोडक्ट का फीचर कस्टमर की नज़रों में क्या क्या वैल्यू बढ़ाएगा, टाइमली डिलीवरी, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, सुपीरियर ब्रांड इमेज, बेटर क्वालिटी, हमारा क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजीज, यानी कि अफोर्डेबल हो ताकि आप लंबे लंबे समय तक आप अपना जो डिफरेंशिएशन है खुद को बेटर तो साबित कर दिया लेकिन आपको मेंटेन करना है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस के बारे में। तीसरे प्रकार का एनालिसिस है ये मेक और बाई के बारे में मैंने जो बताया था। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लायर से आपके पास पहुंचता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। कोई भी प्रोडक्ट आपके पास मान लीजिए पहुंचता है, फिर आप कस्टमर को देते हो। कस्टमर कई टाइप के होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप एक बार एनालिसिस करो कि आप बाई करते हो सप्लायर से तो आपको मान लीजिए कि 100 रुपये पड़ता है, लेकिन खुद से बनाते हो तो आपको 80 रुपये कंपोनेंट आपका कोई पड़ता है। तो आप क्या करोगे, अगर सस्ता पड़ता है मेक करना तो आप जो है ना वो मेक करो। इस चीज़ को आपने लिंकेज किया कि भाई सप्लायर से खरीदोगे तो 100 रुपया और खुद बनाओगे तो 80 रुपया। इस बात को जब लिंक करते हो तो इसको वर्टिकल लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस आपने किया, इससे से भी आपका असेसमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, विजन स्ट्रैटेजी के बारे में। विजन वगैरह क्या बोलता है कि किस तरह के हम गुड्स देते हैं और हमारा टारगेट कस्टमर कौन है। ये सवाल का जवाब हमसे हमको विजन का पता चलता है। दूसरा कि हमारा प्राइमरी मार्केट क्या होगा और किस लोकेशन में हम सेल्स वगैरह करेंगे, ये विजन स्ट्रैटेजी में लिखा गया है। उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक आपका आता है एक, ये जो है रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट क्या है। तो टॉप मैनेजमेंट का रोल है कॉस्ट और मार्केट को कैसे मैनेज करना है, इस बात को तुम ही एनालिसिस करो। तुमको कॉस्टिंग वगैरह इसके लिए आना चाहिए, तुम्हारे पास मैनेजमेंट के भी स्किल होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमने देखा, इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि रिवीजन आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।